तो दोस्तों देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के आया हूँ। अगर आप रेलवे से रिलेटेड ग्रुप डी एनटीपीसी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए जबरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे माध्यिका के बारे में पूछ रहा है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट जानेंगे माध्यिका के। वैसे तो आप जानते होंगे, जो बच्चे नहीं जानते वो समझ लें। जैसे मान लीजिए कोई आंकड़ा दिया हुआ है 1, 2, 3 के रूप में। अगर इसकी माध्यिका पूछे, अगर आंकड़ों की संख्या विषम है तो हम बीच वाली जो संख्या होगी या अंक होगा वही उसकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 आंकड़े दिए हुए हैं, तो बीच का जो होगा वो क्या हो जाएगा, माध्यिका कहलाएगा। अगर इसी तरीके से आंकड़ों की संख्या जैसे 2, 3, 4, 5 दी हो, कितनी हो, सम हो, आंकड़ों की संख्या कितनी हो, सम हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको आरोही या अवरोही क्रम में पहले लिख लेंगे। हो सकता है कि आंकड़ा ऐसे दिया हो 3, 2, 5, 4 के रूप में, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। जैसे 2, 3, 4, 5 के रूप में हम सजा लेंगे। उसके बाद जब सम दिखे तो बीच के 2 ले लेंगे। बीच के क्या करेंगे, 2 लेंगे। 10 है तो क्या करेंगे, एक साइड से 4, एक साइड से 4 काट देंगे। बीच के जो 2 होंगे उन दोनों को ले लेंगे और उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। यानी 4, 3, 7 बटे में 2 का मतलब 3.5 हो जाएगा। ये सिंपल सा तरीका होता है माध्यिका निकालने का, आप सभी को पता होगा। इसी ट्रिक से इस ग्राफ वाले को हम कैसे सोल्व करेंगे, बहुत आसान है। अगर आप लोगों के सामने ऐसे क्वेश्चन नहीं गुजरे हैं तो दोस्तों आपको मुश्किल लगेंगे, लेकिन आज के बाद नहीं लगेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न ग्राफ में बंद गोभी यानी जो सब्जी बंद गोभी होती है उसकी बात कर रहा है। 12 महीने के मूल्य दर्शाए गए, इनके मूल्यों की माध्यिका क्या होगी। प्राइस पर केजी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 30, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 40 से, 40 दिया हुआ है प्राइस, 40 रुपया पर केजी, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर बढ़ गया 80 हो गया, फिर 80, फिर 80, फिर 80, फिर आपका 50, 50, 50, फिर 40 पर आके यहाँ पर खत्म हो रहा है। ये दिया हुआ है। तो अब ये पहले हम क्या करेंगे, इस आंकड़े को हम लिख लेंगे। लिखेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर 40 दिया हुआ तो 40 को लिख लेंगे। 40 को क्या करेंगे, लिखेंगे। 40 हमने लिख लिया, चलिए ठीक है। 40 के बाद फिर क्या है, 30 है, 30 को हम लिख लिया। फिर उसके बाद क्या है, 40 है, 40 को हम लिख लेंगे। फिर 80 है, 80 को हम लिख लेंगे। 80 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4 बार, 4 बार है लगातार, चारों को हम 80 को लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 50, ये 50 है कि क्या, हाँ 50 ही लग रहा है मुझको। 50, 50, 50, 50 3 बार है, 50 ही है। थोड़ा सा क्लियर नहीं है लेकिन 50 ही, एग्जाम में आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है। फिर 40, 40, ठीक है। आंकड़े कितने हैं गिनिए तो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आंकड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, बीच का 2 लेकर के उसका आधा कर देंगे जोड़ करके। लेकिन यहाँ पर पहले हम इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा लेंगे, 30 है, 30 के बाद 40 लेंगे। 40 कितनी बार है, 4 मरतबा है, तो 4 मरतबा हम 40 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 50 है, 50 के मरतबा है 3 मरतबा है, तो हम 50 3 मरतबा लिख लेंगे। फिर 80 4 मरतबा है, तो 80 4 मरतबा हम लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जब 12 है तो 5 इधर से 5 इधर से, यानी 1, 2, 3, 4, 5 इधर से काटेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 इधर से काटेंगे। बीच के जो बचे हुए हैं 50 50 इन दोनों को जोड़ेंगे और इसका आधा कर देंगे, तो 50 50 100 हो जाएगा। 100 का आधा क्या होगा, 50। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये दोस्तों विदाउट पेन और पेपर आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं, बस माध्यिका आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं आंकड़ों के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन चार्ट से रिलेटेड, ये भी बहुत आसान होता है, इसको भी बच्चे छोड़ देते हैं। मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन को भी आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या करें, निम्न चार्ट में भारत मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी दे रही है। जैसे एक कंपनी एबीसी, जैसे एयरटेल है, VI है, आपकी जियो है, ये सारी कंपनियां। उसी तरीके से इसको कोड में दे दिया, एबीसी नाम दे दिया हुआ है, LMN दिया हुआ है, XYZ है, PQR है, DEF है, और ये 5%, 25%, 12%, 28%, 30%। ये क्या है, इन निर्माता कंपनियों द्वारा निर्मित मोबाइल फोन की कुल संख्या है कि जितनी भी मतलब मोबाइल फोन की संख्या निर्माण हो रहा है, बना रहे हैं, उसका प्रतिशत दिया हुआ है। ये 28% बना रही है, 12%, ये 25%, ये 5%, ये 30% बना रही है। अब चलिए आगे नीचे क्वेश्चन पढ़कर, यदि कंपनियों द्वारा निर्माण किए गए मोबाइल फोनों की कुल संख्या, यानी सभी कंपनियों द्वारा, कह रहा 12,40,000 है। सभी कंपनियों द्वारा जो मोबाइल फोन निर्माण हो रहा है वो कितना हो रहा है, 12,40,000 हो रहा है। तो कह रहा है कंपनी XYZ द्वारा मोबाइल निर्मित किए गए, यानी कितने मोबाइल निर्मित किए गए। तो कंपनी XYZ के चार्ट में हम चलेंगे तो कंपनी XYZ 12%, कुल का 12% निर्माण कर रही है। तो ये जितने भी टोटल मोबाइल है उसका बस 12% निकाल लीजिए, बस काम आपका हो जाएगा खत्म। यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ 2 0 ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। उसके बाद 12 चौक 48, 8 के बाद उसके बाद 12 दूना के 24, 24 4 28 हो जाएगा, 12 करने 12, 12 2 14,
1488 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री क्या कह रहा है, यदि x बराबर a sin t y बराबर b tan t है तो a स्क्वायर बटे में x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे में y स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कुछ सूत्र याद है, वैसे तो आपको सभी सूत्र याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं। मैं बार बार ये रिकमेंड करता हूँ, कोई भी चीज़ रटिए मत, मैथ में खासकर। इतिहास भूगोल नहीं है कि रटने से काम बन जाएगा दोस्तों। प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बार बार जब वो चीज़ें रिपीट होंगी तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में घुस जाएंगे, और वो जब घुसेंगी तो वो कभी बाहर नहीं निकलेंगी। ठीक है, तो चलिए x बराबर a sin t, तो हम इसका मान पूछ रहा है ना, तो इसमें हम a स्क्वायर को तो ज्यों का त्यों रखेंगे, x की जगह x का मान रख देंगे, x की क्या वैल्यू a sin t, तो x स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर t हो जाएगा। कोई यहाँ पर दिक्कत, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए माइनस है, माइनस बनाएंगे, फिर b स्क्वायर बटे में y स्क्वायर है तो b स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे और y की जगह b tan t लिख देंगे, तो उसका स्क्वायर करके लिखेंगे b स्क्वायर tan स्क्वायर t, b स्क्वायर tan स्क्वायर t। तो दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। a से a स्क्वायर b स्क्वायर कट जाएगा और 1 sin स्क्वायर t बराबर क्या हो जाएगा कोसेक, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, बस वही चीज लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम 1 sin स्क्वायर t की जगह कोसेक स्क्वायर t लिखेंगे और 1 tan स्क्वायर t की जगह 1 tan स्क्वायर t की जगह कॉट स्क्वायर t लिख देंगे, और इसी की वैल्यू बराबर होती है 1 की। बस आपका आंसर हो चुका है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, ए का मान पूछ रहा है, इसका मान कुछ अगर पर में कुछ, क्या वही बात इसमें भी आ गई, क्या कुछ सूत्र क्या कुछ पर में, आपको सभी पर में भी मालूम होनी चाहिए, हर सूत्र भी मालूम होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम चलते हैं, देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये कोण दिया हुआ है, आपको पता है कि जब एक रेखा को दूसरी रेखा काटती है तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होता है, यानी इस कोण के बराबर ये कोण होगा, इस कोण के बराबर ये कोण होगा, ये क्या होगा शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण क्या हो जाएगा, जैसे ये रेखाएं काट रही हैं तो इस कोण के बराबर होगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा 75 डिग्री। सेम थ्योरम यहाँ पर भी हम लगा देंगे, ये आपकी रेखाएं कट रही हैं, ये 40 है तो ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। जब ये 40 75 हो गया तो मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज बन रहा है, आपको पता ही है, मानना क्या है वो तो बन ही रहा है। तो 75 और 40, तो इस त्रिभुज का, इस कोण का मान क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में 180 डिग्री का, त्रिभुज के तीनों का अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से क्या करेंगे 75 प्लस 40 को घटा देंगे, यानी कि 115 को हम घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, जब ये 65 डिग्री हो गया है तो आपको एक अंतःकोण की पता है पर में, ये एक रेखा है, इस पर एक ये रेखा कट रही है, इस कोण का मान हमें मालूम है, तो इसका नहीं मालूम होगा। ये टोटल कोण 180 डिग्री का एक रेखा पे बनता है, बस 180 में से 65 घटाएंगे तो पुनः 115 आ जाएगा, और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी ए का मान क्या हो जाएगा 115, बल्कि मैं घटा करके यहाँ पे लिख दूँ, वरना कुछ बच्चे कहते रहते हैं कि बाद में मैं देखता हूँ तो समझ ही में नहीं आता कि क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 माइनस यहाँ पर देखिए क्या हो गया, उल्टा सीधा मैंने कर दिया, 65 इक्वल्स टू 115। थोड़ा सा मैं क्लियर लिख दूँ ताकि बच्चे जो स्क्रीनशॉट लेते हैं उनको समझ ही में नहीं आता कि वो हुआ क्या है। ठीक है, तो 180 में से हम क्या करेंगे 65 को घटाएंगे तो आ जाएगा 115 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर, यदि दो बिंदु x7 115 के बीच की दूरी 10 इकाई है तो x के संभावित मान क्या होंगे। डी का मान दिया और निर्देशांक ज्यामिति का सूत्र है, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है और वही सूत्र लगेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अब दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी का सूत्र होता है डी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। बस अब x2 x1 का मान कहाँ से निकालेंगे, बस दो निर्देशांक, दो बिंदुओं का निर्देशांक तो दिया हुआ है ऑलरेडी, x7 1, ये आपका x क्या हो जाएगा x1 बराबर x हो जाएगा। ठीक है, और x2 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। डायरेक्ट इसी में रख दीजिए, क्या ज़रूरत है ज़्यादा लिपापोती करने की। x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे कि 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 माइनस x1 की वैल्यू x हो जाएगी। ठीक है, इसका होल का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 15 है और माइनस y1 की 7 है का होल का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि x का उत्तर, x का संभावित मान क्या होगा, तो x के कितने मान निकल, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 2 मान दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये वर्गमूल वाला सिस्टम प्लस माइनस वाला करना पड़ेगा तो हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 में से 7 यानी कि क्या बनेगा, आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 64 को जब इस पार लाएंगे, डी की वैल्यू दिया हुआ है 10। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर करूंगा तो ये आपका कड़ी खत्म हो जाएगी और इधर का स्क्वायर करूंगा तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 15 में से 7 घटेगा, 8 8 64 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा 1 माइनस एक्स के होल के स्क्वायर को यहाँ पर रहने दूंगा और 100 में से क्या करूंगा ये 64 घटा दूंगा, इधर लेकर के आऊंगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर खत्म करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 36।
जब अंडर रूट को ये वैल्यू निकाली जाती है तो प्लस माइनस के रूप में निकलेगी, कोई दिक्कत हाँ या ना। चलिए अब यहाँ पर एक बार प्लस 6 लूँगा, एक बार माइनस 6 लूँगा। अगर मैं प्लस 6 लेता हूँ तो x को मान ली इधर लाता हूँ, इसको इधर लाता हूँ तो आता है x की वैल्यू इस कंडीशन में -5। अगर -6 लेता हूँ तो इधर लाता हूँ, इधर लाता हूँ तो उस कंडीशन में आएगा +7, यानी सिर्फ 7 लिख देता हूँ, यानी x की वैल्यू -5 7 कहाँ पे है, ऑप्शन डी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यदि x - 1/x बराबर 3 तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम इसको उठाएंगे और एक बार मैं क्या करूंगा, x के साथ x को और -1/x ये बराबर 3, इस तरीके से मैं तोड़ सकता हूँ कि नहीं। ये तो डायरेक्टली किया जा सकता था लेकिन कंफ्यूज में ना पड़े इसीलिए एक लाइन में कर दिया। इसको डायरेक्टली -1/x बराबर 3 लिख सकते थे, या यहाँ से एक चीज़ और भी लिख सकते हैं 1/x बराबर, यानी x को मैं इधर ले जाऊँ और इसको इधर ले जाऊँ तो -2 आ जाएगा। ठीक है, घट जाएगा -2। 1/x की वैल्यू -2 आई है और पूछ रहा है इसकी वैल्यू, तो इसको भी उठा लाते हैं। सेम यही कंडीशन बनेगी 1 + 1/x²। इसको तोड़ दीजिए, देखिए x² के बटे में आएगा तो 1 हो जाएगा, 1/x²। उसको मैंने डायरेक्टली कर दिया, कोई दिक्कत। 1/x की वैल्यू -2 आई है तो 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1/x² है और 1/x की वैल्यू -2 है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। -2 का स्क्वायर +4 होगा 5। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन देखिए दिया नहीं है, बना दीजिए, किसी को मिसप्रिंट हुआ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है रॉकेट के ऊपरी हिस्से का आकार एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है। कह रहा है कि एक रॉकेट है जिसका ऊपरी हिस्सा जो है एक शंक्वाकार है। शंक्वाकार का मतलब ऐसे शंकु के आकार का, जिसकी ऊंचाई कह रहा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है, 3 मीटर है। आगे कह रहा है जबकि उसका निचला भाग बेलनाकार है, जबकि कह रहा है इसका जो निचला भाग है, निचला भाग देखते हैं ना, रॉकेट का ऊपर इस तरीके से रहता है, ऐसी रॉकेट रहती है, ऊपर का क्या होता है शंक्वाकार, नीचे का इस तरीके से बेलनाकार है। कह रहा है जिसकी त्रिज्या 3 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर है। कह रहा है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है इसके भी 3 मीटर है और ऊंचाई क्या है, 10 मीटर है। चलिए ठीक है। आगे कह रहा है इंजन के लिए जगह बनाने के लिए रॉकेट के आधार को अंदर से अर्धवृत्ताकार रूप से काटा जाता है। अब कह रहा है क्या कि इंजन के लिए जगह बनाने के लिए, यानी नीचे यहाँ पर, तो उसको अर्धवृत्ताकार ऐसे काटा जा रहा है, ऐसे यूं कुछ काटा जाएगा ऐसे, इसमें इंजन फिट करने के लिए, ताकि ये ऊपर रॉकेट को लेके जाए। कह रहा है जिसकी त्रिज्या 3 मीटर है। अब इसकी भी त्रिज्या जो ये कह रहा है ये भी क्या है, 3 मीटर है, तो बेलन की भी त्रिज्या 3 मीटर और शंकु की भी त्रिज्या 3 मीटर। तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सभी की त्रिज्या नहीं, सभी का बेस एक जैसा दिया हुआ है, इसका भी ये सेम होगा, इसका भी सेम होगा, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये तिर्यक होगा या फालतू चीज़ें निकालने का झंझट ही नहीं रहेगा, हमें कोई एक्स्ट्रा काम इसमें हमें करना नहीं है। आगे कह रहा है घन मीटर में रॉकेट का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। अगर हम इस बेलनाकार और इस शंक्वाकार के आयतन को जोड़ दें और बाद में फिर इसके आयतन को, जो ये हम काट करके निकाल लें, यानी अर्धवृत्ताकार का अर्ध गोले का आयतन उसमें से घटा दें, तो हमारा शेष जो बचेगी आकृति यानी रॉकेट का आयतन निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले शंकु का आयतन 1/3 सूत्र याद होना चाहिए, πr² होता है, प्लस इसमें हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन πr² जोड़ देंगे, और इस सब में से हम क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ घटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉकेट का आयतन निकल जाएगा। बस खत्म। चलिए रख देते हैं मान। अब यहाँ पर 1/3 पाई मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने के बाद सिर्फ पाई कॉमन लीजिए, 1/3 को भी रहने दीजिए, मत लीजिए कॉमन, सिर्फ पाई के रूप में दिया हुआ ऑप्शन में, मुझको पाई के रूप में ऑप्शन दिख रहा है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे, पाई को कॉमन ले लेते हैं। पाई को कॉमन लेंगे तो 1/3 ये रहेगा, और आर की त्रिज्या सबकी 3 ही है, उसमें कोई झंझट है नहीं, तो r² मतलब 3 3 9। अब शंकु की ऊंचाई दिया हुआ, तो शंकु को h1 रखिए और इसकी h2 रखिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। h1 भी 3 दिया हुआ, शंकु की ऊंचाई 3 दिया हुआ, तो 3 3 9 3 27, यहाँ पर क्या हो जाएगा 27, प्लस इसी तरीके से पाई r2, यहाँ पर पाई कॉमन हो चुका है, r2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर बेलन की त्रिज्या भी 3 दिया हुआ, 3 3 9 हो जाएगा, और ऊंचाई उसकी 10 दिया हुआ है, तो 3 3 9 और ये हो जाएगा 90। उसके बाद माइनस यहाँ पर 2/3 पाई कॉमन है, r³ का मतलब 3 3 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिए, 3 ये कितनी बार जाएगा, 3 3 9 27 और कुछ कट रहा है, ये 3 9 27, ये 9 1 9 कट जाएगा, ये 9 दूना 18, 1 9 बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 9, और ये घटाएंगे तो कितना होगा 81, यानी 81 पाई। बस ये आपका आंसर हो चुका है। ऑप्शन देखिए डी इज द राइट आंसर। दोस्तों हर क्वेश्चन को समझिए, हर क्वेश्चन आपको 1 मिनट से कम के अंदर में मैथ का कोई भी CGL के एग्जाम का क्यों ना क्वेश्चन हो वो भी
सॉल्व हो जाएगा सेकंडों में दोस्तों। 10 से 15 से 20 से 25 से 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन, प्रैक्टिस रहेगी तो। बस समझाने में समझिए टाइम लग रहा है, ये सॉल्व सिर्फ करना रहे ना तो टाइम नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुर्घटना के बाद एक रेलगाड़ी अपनी गति को 4/5 गति से चलती है, जिसके कारण वो 30 मिनट देरी से पहुंचती है। दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का कुल समय ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए कि दुर्घटना जब हुई थी उसको एक्स, उसकी गति एक्स थी। दुर्घटना जो मेन रेलगाड़ी की जो चाल थी वो रोज जो डेली चलती थी वो एक्स गति से चलती थी, जिसकी वजह से वो टी समय में पहुंच जाती थी। कितनी दूरी तय करने के लिए? डी दूरी। मान ली यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी थी, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट की जो जिस समय उसकी चाल एक्स थी, और वो अगर इस चाल से चलती तो वो टी समय में इस दूसरे बिंदु यानी ए से बी तक पहुंच जाती। बट हुआ क्या, यहाँ पे इसकी दुर्घटना हो गई। अब दुर्घटना होने के बाद अब वो रेलगाड़ी उठी है, उसको सही किया गया, अब ये अपनी फिर जो है स्टार्ट किए चलना। लेकिन जब वो दोबारा चलना स्टार्ट किए तो वो अपनी गति का 4/5 चल रही है, यानी 4/5 एक्स चल रही है, जिसकी वजह से अगर उसको टी समय लगना था तो उसको टी + 30 समय यानी कि 30 मिनट देरी का समय लग रहा है। अब देखिए चूंकि डिस्टेंस जो है दोनों इक्वल है, यहाँ पर d1 = d2। d1 कंडीशन में जो उसकी चाल होगी, अब जानते हैं चाल बराबर दूरी बट्टे में समय होता है, यानी कि जो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय, यानी कि चाल x थी और t थी, ठीक है। और ये बराबर क्या थी, जब 4/5 x किया गया इसकी चाल को, जिसकी वजह से समय क्या लग गया, 30 मिनट ज़्यादा। ये आपका समीकरण एक बन जाएगा। अब यहाँ से क्या करा है, दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय यानी टी की वैल्यू पूछ रहा है, एक्स से एक्स को काट दीजिए, 5 इधर जाएगा 5t हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 4t होगा, 5t में से 4t घटेगा, सिर्फ t बचेगा, और ये 4 × 12 120 हो जाएगा, 120 मिनट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितना समय लगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ₹5000 पर 2 वर्षों के लिए बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज में अंतर 25 है। दोनों बैंकों यानी 2 बैंक हैं, मान लीजिए कि एक जो है R1% का ब्याज दे रहा है, दूसरा जो है R2 दर है, ये R1 एक दूसरा R2। अगर दोनों बैंकों का हम अंतर निकालें, देखिए मूलधन इक्वल है, समय इक्वल है, सिर्फ क्या है, दर इसकी अलग अलग है। पहले बैंक की R1 दर है, दूसरे की R2 दर है। तो यहाँ पर जो आपका PRT/100 वाला सूत्र होता है साधारण ब्याज का, PRT/100 सेम वही रहेगा, बस इसी को हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। पहले बैंक का R1 दूसरे का R2, तो PT तो हम कॉमन लेंगे ही लेंगे, बट्टे में 100, और दोनों का अंतर R1 - R2, यही बराबर दिया हुआ कितने के, 25 के दिया हुआ। कह रहा दोनों बैंकों की ब्याज दर के बीच का अंतर यानी R1 - R2 की वैल्यू पूछा, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। P की वैल्यू रख दीजिए, P की वैल्यू हमारी क्या है, 5000 है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 5000 P की जगह रख देता हूँ। गुणे समय क्या है, 2 है तो 2 लिख देंगे, या 2 0 से 2 0 कट जाएगा, या 50 गुना के क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि R1 - R2 बराबर 25/100 बराबर 0.25%। कहाँ है, देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 फ्लड गेट ABC एक जलाशय को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे तक एक साथ कार्य करने के बाद C बंद कर दिया जाता है। शेष हिस्से को फ्लड गेट AB 7 घंटे में भर सकते हैं। फ्लड गेट C द्वारा जलाशय को भरने में कितना समय लगेगा? ABC कह रहा है कि एक जलाशय को 6 घंटे में भरते हैं, तो ABC अब हम देखेंगे कि 1 घंटे में कितना भाग जलाशय का भरेगा। तो उसके लिए सिर्फ उसको क्या करेंगे, जो समय दिया वो उसको हम उलट देंगे, तो 1/6 भाग क्या करेगा, जलाशय का भर देगा। क्लियर? अब बाकी जो बचा हुआ भाग कितना है, आप कहेंगे कि 1 में से 1/6 को घटा दीजिए, बाकी जो बच रहा है 6 का मतलब यहाँ पर 1 घंटे का मत निकालिए, अभी सिर्फ 2 घंटे तक ने चालू करा, कह रहा है 2 घंटे तक एक साथ कार्य करने के बाद C बंद कर दिया जाता है, यानी कि 2 घंटे तक काम कर रहे हैं। तो पहले 2 घंटे का हम भाग निकाले, कितना भाग ये भर रहा है, तो आप कहेंगे कि 2/6 यानी कि 1/3 भाग भर रहे हैं, ठीक है, 1/3 भाग। अब हम इसमें 2 घंटे का देखेंगे कि कितना शेष और बचा हुआ, बाकी जो बचेगा उसी को तो सिर्फ A और B भरेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल 1 भाग था, उसमें से 1/3 भाग ABC 2 घंटे में भर दे रहे हैं, तो यानी कि 2/3 भाग बचा हुआ है। अब 2/3 भाग कह रहा है कि AB 7 घंटे में भर रहे हैं। AB क्या कह रहा है, AB 2/3 भाग जो है 7 घंटे में भर रहे हैं। कितने घंटे में, 7 घंटे में। कितना, 2/3 भाग 7 घंटे में भर रहे हैं, कितना, 2/3 भाग, यहाँ पर 7 घंटे, शॉर्टकट में सब लिख रहा हूँ। तो 1 घंटे का इसका भी निकाल लेते हैं, तो AB द्वारा 1 घंटे में भरा हुआ भाग, तो आप कहेंगे कि 2/7 नीचे आएगा, 7 × 3 = 21 हो जाएगा। क्लियर हो गई? अब यहाँ पर 1 घंटे में AB जो है 2/21 भाग भर रहे हैं, और ABC तीनों मिल करके 1 घंटे में 1/6 भाग भर रहे हैं, तो C कितना भरेगा, तो ABC वाले में से AB वाले को घटा दीजिए, यानी कि 1/6 में से 2/21 को घटा दीजिए, देखते हैं कितना भाग भरेगा।
तो आप कहेंगे कि 42 आपका एलसीएम हो जाएगा, 7 छक्का 42, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 21 दूना के 42 दूना के 4, यानी कि 3/42, तो आपका बट्टे का 1/14, 1/14 भाग भरेगा। लेकिन ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा फ्लड गेट सी द्वारा जलाशय को भरने में कितना घंटा लगेगा। तो ये जो भाग आया बस इसको पलट दीजिए, जैसे घंटा था उसको पलट करके हमने भाग में कन्वर्ट किया, वैसे भाग को पलट दिया, यानी 14 घंटा लगेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे इसे शानदार धमाकेदार टिके के साथ नेक्स्ट वीडियो में।